चुके हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी को लेकर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर मंथन भी कर रहे हैं और बड़े नेताओं से मार्गदर्शन ले रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए एक बार फिर से निशांत कुमार ने पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा हुई। आगे की रणनीति पर विचार किया गया। जेडीयू और निशांत कुमार की आगे की राजनीतिक दिशा और क्या यहां पर मुलाकात क्यों अहम मानी जा रही है, उसकी ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ललन सिंह के आवास पर मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देख सकते हैं आप, निशांत कुमार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। अब जो पिता की विरासत है उसको संभालने में जुट चुके हैं। जो सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करके उनसे राय ले रहे हैं, रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात करते हुए निशांत कुमार की तस्वीरें अब सामने आने लग रही हैं और ये दिखा रहा है कि निशांत कुमार पूरे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। तो देखिए, जेडीयू में आने के बाद निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं, पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में और राजनीति को समझने में वो लगे हुए हैं। संगठनात्मक बैठक करते हुए भी निशांत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ललन सिंह से मुलाकात के पहले निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ भी एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ के नेता शामिल थे और ये बताया जा रहा था कि इस बैठक में निशांत कुमार ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की है। साथ ही युवा जेडीयू के कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। और देखिए, निशांत कुमार ने दरअसल अपने पिता नीतीश कुमार के सुशासन और समृद्ध बिहार की यात्रा को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और ये कुछ तस्वीरें मुलाकात की, बैठकों की, किस तरीके से संगठन की मजबूती होनी चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। और युवाओं पर खासतौर पर निशांत कुमार का फोकस है, यानी कि आगे अब जो युवा हैं, अगली पीढ़ी, जो अगला जनरेशन है, उस पर खास तौर पर निशांत कुमार भी ध्यान दे रहे हैं। जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों के साथ में बैठक, अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ललन सिंह से भी निशांत कुमार मिले हैं, लगातार वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये दो तस्वीर आप जब देख लेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ किस तरीके से निशांत जो है राजनीति में एंट्री लेने के बाद अब सक्रिय हैं। कई रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। ललन सिंह से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई और जेडीयू के जितने युवा नेता हैं उनसे भी बात हुई है। जेडीयू के नेताओं के साथ की ये बैठक की तस्वीर, और ये अपने आप में दिखा रहा है कि जेडीयू की आगे क्या भूमिका रहने वाली है, जेडीयू को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर खास तौर पर चर्चा हुई है। ये दो तस्वीरें, और ये दो तस्वीरें जो है ये दिखा रही है निशांत कुमार, जो कि पहले कहां राजनीतिक बयानों से बचते हुए दिखाई देते थे, वो अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आनंद, निशांत कुमार जो कभी शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे और राजनीतिक बयानों से काफी दूरी बनाते थे, आज वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आनंद, देखिए, बिल्कुल आज भी मुझे याद है कि जब आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, निशांत कुमार इनकम टैक्स के पास पहुंचे थे और भगवान की मूर्ति खरीद रहे थे। उस वक्त की तस्वीर भी मुझे याद है जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था तो बोले कि मैं अध्यात्म में रुचि रखता हूं और इसी चलते यहां पर पहुंचा। उसके बाद जब राजनीतिक सवाल हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए वहां से निकलना बेहतर समझा। लेकिन आज की बातें अगर करें तो निशांत कुमार जिस तरीके से राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, ये साफ साफ संकेत देता है कि जेडीयू में शामिल होने के बाद पार्टी को उम्मीद है कि निशांत कुमार आने वाले समय में जेडीयू को न सिर्फ मजबूती से संभालेंगे बल्कि बहुत आगे लेके जाएंगे। उसकी तस्वीर धीरे धीरे निशान दिखाने लगे हैं। आपको हज भवन में इफ्तार का आयोजन हो या फिर मुख्यमंत्री आवास में हो, आज ईद के मौके पे जब गांधी मैदान में निशांत कुमार पहुंचे, उसके अलावा लगातार पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करना, कल उन्होंने तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, रणनीतियां बनाई। जाहिर तौर पर निशांत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मजबूती से बढ़ा रहे हैं और उन्हें भी पता है
कि जब आप राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और अगर आपको कोई बड़ा बागडोर संभालना है, उसके पहले आप अपने पार्टी को जानिए, समझिए, लोगों से घुलिए मिलिए। और बिल्कुल वही काम करते निशांत इस वक्त दिख रहे हैं। सबसे पहले वो विधायकों के साथ मिले, युवा विधायकों के साथ मिले, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिले और उसके बाद प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश निशांत कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से है कि निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल कराकर जेडीयू ने कोई बहुत बड़ी चाल चली है। और वो ये हो सकता है कि निशांत कुमार के बहाने पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ खड़ी रहे और आने वाले समय में नीतीश कुमार अगर दिल्ली के राजनीति में जाते हैं तो बिहार में जेडीयू को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर निशांत कुमार पूरी तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं और पार्टी को मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं हूं। यानी कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली के राजनीति में जाएं, बिहार में जेडीयू को दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और यही वजह है कि जब जेडीयू में निशांत जो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी और निशांत कुमार को देखकर लगा कि नीतीश 2.0 इस वक्त राज्य में आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में निशांत शामिल हो रहे हैं, आज ईद है, ईद के मौके पर वो लोगों से मुलाकात करके, गले मिल करके ईद की बधाइयां देते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं उनमें झलक दिखाई दी। देखिए, बिल्कुल ये पहली बार है जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 20 सालों का अंतराल रहा। ये पहली बार है कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और उनके जगह निशांत कुमार पहुंचे। यानी कि एक बड़ा मैसेज है मुसलमानों के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी, कि निशांत कुमार बिल्कुल उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं जो नीतीश कुमार जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार CCC, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जो सेक्युलर इमेज अपना बचा कर रखा है, यही वजह है कि आनंद, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार स्पेस दे रहे हैं निशांत को ताकि वो खुद आगे बढ़ें। हर जगह निशांत के साथ नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं ताकि वो खुद की अलग छवि बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको याद होगा कि हज भवन में जब इफ्तार का आयोजन था, नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन निशांत पहले से वहां मौजूद थे। नीतीश कुमार ने निशांत को देखते ही जो वहां पे जो रोजेदार थे उन्हें नमस्कार करके वहां से चले गया और उसके बाद निशांत कुमार तब तक वहां पे रहे, जब तक जो भी रोजेदार थे जिन्होंने रोजा नहीं खोला। तो जाहिर तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब गांधी मैदान में वो तस्वीर देखी, जब निशांत कुमार तमाम लोगों के बीच में घिरे रहे, उन्हें सॉल से सम्मानित भी किया गया, निशांत कुमार भी लगातार लोगों के साथ गले मिलते दिखे, तो ये साफ साफ संकेत है। बिल्कुल आपने सही कहा, नीतीश कुमार भी निशांत को स्पेस इतना दे रहे हैं कि लोगों के बीच में जाए और ये मैसेज देने की कोशिश करे कि ये नीतीश कुमार के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि जेडीयू के नेता के तौर पर भी निशांत कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी मैदान के बाद जब वो ललन सिंह के पास पहुंचे, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, और निशांत कुमार आज राजनीति में आ रहे हैं, आगे हैं, तो उसमें ललन सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आपको वो भी पल याद होगा जब जेडीयू दफ्तर में निशांत कुमार का स्वागत हो रहा था, उस वक्त जब ललन सिंह को उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो ललन सिंह भावुक हुए। उसके बाद उनके ललन सिंह के यहाँ पहुंचना, बिल्कुल आनंद, तो ये जो अलग अलग तस्वीरें बैठक करते हुए और बड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए निशांत की तस्वीरें आ रही हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि वाकई जिस मकसद से निशांत को राजनीति में लाया गया है उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे, बात करेंगे पटना की। देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है, नगर विकास विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि 24 घंटे में यहां पर नगर निकायों के लिए यहां पर अनिवार्य होगा अनुमति देना। समय पर अनुमति नहीं तो लागू होगा ऑटो अप्रूवल सिस्टम। राज्य के 18 जिलों में पीएनजी नेटवर्क तैयार है और करीब 1 लाख घरों तक पाइप गैस की सप्लाई की भी बात सामने आ रही है। 75,000 नए कनेक्शन देने की क्षमता है और 70,000 उपभोक्ताओं को, यानी कि 70,000 कस्टमर्स को, या कह सकते हैं कि 70,000 घरों तक एक हफ्ते में कनेक्शन जो है वो संभव होगा। तो गैस कंपनियों को 24/7 काम करने की छूट रहेगी। सरकारी जमीन सांकेतिक दर पर उपलब्ध है। एलपीजी के मुकाबले सस्ती और सुरक्षित पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप गैस जो कि सिटीज में देखने को मिलता है। बड़े बड़े शहरों में पाइप गैस की सुविधा लोगों को मिल पा रही है और वही सुविधा अब देखिए बिहार में भी लोगों को मिलनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में इसका जो रफ्तार है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि और भी घरों तक ये कनेक्शन पहुंचाया जा सके। ये एलपीजी के मुकाबले सस्ता भी होता है और आपके घर तक सीधा पहुंचता है। आप इसमें आपको कम बिल भी देने पड़ेंगे और गैस कंपनी को 24/7 काम करने की छूट भी दी गई है।
कटिहार से इस वक्त खबर मिल रही है। देखिए, गैस संकट और अफवाहों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24/7 कंट्रोल रूम अब शुरू कर दिया है। देखिए, गैस की कालाबाजारी और डिलीवरी में देरी की शिकायतों के समाधान के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आप बता दें आपको कि ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 06452239025 और 239026 ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अब तक देखिए करीब 100 से ज्यादा कॉल जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश समस्याओं का समाधान कर भी लिया गया है। जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। कटिहार में गैस के क्राइसिस को लेकर चर्चा और कई अफवाह को लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। 24 घंटा ये कंट्रोल रूम कार्यरत है और इसका नंबर 239025 और 239026। इसके साथ आप कटिहार के कोड जो है 06452 के साथ इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। आपको अगर गैस से जुड़ा कोई भी कंप्लेन है इस पे दर्ज करवा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान होगा। लगभग 100 ये हम लोग का कंट्रोल रूम 24 आवर्स काम कर रहा है, 7 दिन 24 आवर्स काम कर रहा है। अब तक कितना कंप्लेन आया है, किस तरह अभी तक लगभग 100 कंप्लेन आए हुए हैं, जिसमें से 90 के ऊपर हम लोगों ने उसका त्वरित गति से निष्पादन कर सकता है। किस तरह के कंप्लेन आ रहा है आमतौर पर से? तकनीकी टाइप के हैं, ज़्यादातर है कि नंबर लगने में दिक्कत हो रही है, दूसरा है कि नंबर लगने के बाद डिले हो रहा है डिलीवरी में। इस तरह के मैक्सिमम कुछ KYC का है, इस तरह के मामले हैं जिसका हम लोग चर्चा और कई अफवाह भी है। अगर आप भी इस तरह के किसी समस्या से ग्रसित है, उससे जिला प्रशासन के जो अधिकारी तैनात है उनको अवगत करवा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन भरोसा दे रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात करेंगे दानापुर से। देखिए, दानापुर की बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुल निर्माण से पहले ही पुल गिर गया है, यानी कि पुल तैयार होता उससे पहले पुल जो ध्वस्त हो चुका है। घटिया निर्माण की वजह से ये पुल गिरा है। दानापुर के ढिबरा में ये पुल गिरा है, 2 मजदूर दब गए हैं और एक की हालत इनमें गंभीर भी है। दरअसल पुल बनाने के दौरान ही गिरा है ये पुल। बताया जा रहा है कि बिना रॉड के, बिना पिलर के ये पुल बनाया जा रहा था और अब पुल गिर जाने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बताते चलें आपको, ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में पुल बनकर तैयार होने से पहले ही गिरा हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर देख सकते हैं आप, लापरवाही बरती गई है, घटिया सामान इस्तेमाल किया गया है, पुअर क्वालिटी के मटेरियल यहां पर यूज किए गए हैं। और यहां पर देखिए, बताया ये जा रहा है कि बिना रॉड के ही ये पुल बनाने की तैयारी थी, बिना पिलर के ही ये पुल बन रहा था। तो ऐसे में इसका रिजल्ट क्या होता? ये आज नहीं गिरता, कल गिर जाता। अब पुल गिरने के बाद लोग कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं और जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये पुल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और ये कल शाम की ही ये घटना है। घटिया निर्माण की वजह से ये पुल गिरा है और सुबह तक जो मेरी बात हुई थी संवाददाता से, बताया यह गया कि अभी तक किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। पुल गिर गया है सर, लड़का एक दब गया है, मजदूर काम करता था। कितना दिन पहले पुल बना था? ये अभी बन ही रहा, ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 दिन से शायद मेरे को लग रहा है बन रहा है। तो पिलर उलर दे के बनाया? कुछ नहीं है सर, इसमें एक सरिया भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक सरिया भी नहीं ना, देख लीजिए आप, खुद देख लीजिए। जब मतलब घटना हुआ था तब हम यहीं पे थे। कंप्लेन वो तो खाली मिट्टी खन करके बराबर करके और गिट्टी और जो राविश होता है बिछा करके उसी पर ढाल दिया गया है। छड़ वगैरह कहीं कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया हुआ है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं मजबूत। अब मट्टी के नीचे तो दब गया है, तो मजबूत कैसे होगा? मैंने कि जो बरियार था जो गिर गया? बरियार थोड़े था, गिर जाएगा तो बरियार थोड़े होगा, कमजोरे न था। तो कौन लोग बना रहा था इसको? ये तो नहीं मालूम है, हम लोग आ रहे हैं ड्यूटी से, मेरा यहाँ घर भी नहीं है। हम लोग अगर कहिएगा तो मैं पैसा दूंगा, उसको फोड़वा के दिखाइए, अगर निकल जाएगा तो सारा पैसा पुल का मैं दूंगा, मैं दूंगा। उसमें भी नहीं है। कितना पुल बना ऐसा? ऐसा तो सारा नया बना हुआ है, एक ही बना है। अगर इस तरह का अगर बढ़िया काम रहता तो ये नहीं ब्लास्ट होता। गया जी से इस वक्त एक खबर मिल रही है कि ठनका की चपेट में आने की वजह से 2 किसानों की मौत हो गई है। डुमरिया और वजीरगंज में इन किसानों की मौत हुई है। दरअसल खेत में काम कर रहे थे ये किसान और इसी दौरान ठनका गिरा और इन किसानों की मौत हो गई है। इसीलिए बार बार आपसे ये अपील की जाती है कि बारिश के समय में या
कभी भी बिजली कड़कता रहे, ऐसे समय में आपको कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें आप चार दीवारी के नीचे रहें, या फिर अगर आप बाहर हैं, खुले मैदान में हैं, तो आप वहां पर लेट सकते हैं। जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहां पर आप सुरक्षित हैं, वहां चले जाएं। खुले आसमान में आपको काम नहीं करना चाहिए। ठंडा की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और खासतौर पर बारिश के मौसम में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खराब मौसम में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये खबर बेहद दुखद है। 2 किसानों की मौत हो गई है डुमरिया और वजीरगंज में। खेत में काम करने के दौरान ये ठनका गिरा है और खासतौर पर बारिश में ऐसे मामले बढ़ जाते हैं। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, जब भी बारिश हो या बिजली कड़कता हुआ आपको सुनाई दे, कोशिश करें आप घर से बाहर ना निकलें। चलिए अब बात करते हैं अररिया की। देखिए यहां पर काफी ज्यादा आंधी और भारी बारिश की वजह से देखिए यहां पर एक घर गिर गया है। आपको बताते चलें, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आंधी और बारिश की वजह से एक घर गिर गया है और घर का जो मलबा है उसमें दबने से एक बच्चे की भी मौत हो गई है। ये बेहद दुखद खबर इसको कह सकते हैं। और बताते चलें आपको, 3 बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। इतना ही नहीं, दुकान का शीशा गिर गया है और दुकान का शीशा गिरने की वजह से 3 लोग घायल भी हो गए हैं। पलासी में BSNL टावर गिर गया है और BSNL टावर गिरने की वजह से बताया जा रहा है एक व्यक्ति घायल हो गया है। बीती देर रात देखिए तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां पर फारबिसगंज के कोटीहाट में फूस का घर गिर गया, जिससे 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और यहां पर दरभंगिया टोला में 3 बच्चे घायल हुए हैं, जबकि चांदनी चौक पर दुकान का शीशा गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए हैं। पलासी में देखिए BSNL टावर गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल हुए हैं और एक ब्रॉड डेड है। ब्रॉड डेड का उम्र 3 साल, नाम शिवम, पिता का नाम संजय राय, कोटीहाट वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं। और 3 घायल है वो दरभंगिया टोला वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं। उसमें एक की हालत गंभीर है। आज फारबिसगंज अनुमंडल अंतर्गत जो तेज बारिश आंधी तूफान आया है, इसमें 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक बच्ची की दुखद डेथ भी हो गई है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। 3 बच्चे हैं जो थोड़े सामान्य से घायल हुए थे, उनको हम लोगों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है, आपदा के तहत जो भी प्रावधान सारे लोगों को दिए जा रहे हैं। सरकारी हम काम से घर में आए, अचानक आंधी आया, तूफान आया, दोनों घर गिर गया। मेरा बच्चा मेरा दब गया, वो बेटी भी हुआ, उसको बचा कोई ले गया, बचा के कोई प्रेग्नेंट है। काम से करके आए थे, तो आंधी आया, तूफान आया, अचानक यूं दब गया, परिवार में दब गया। और देखिए बाढ़ अनुमंडल के NTPC थाना क्षेत्र के रैली पंचायत में आसमानी बिजली ने यहां पर ताड़ के पेड़ को आग का गोला बना दिया है। तेज चमक के साथ गिरी बिजली से पेड़ जो है धू धू कर जलने लग गया। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये पूरा पेड़ देखते ही देखते पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। आग की लपटों को देखकर आसपास की झोपड़ी में रहने वाले लोग भी काफी ज्यादा डर गए, सहम गए। और बताते चलें आपको, हालांकि किसी के हाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। और इसी वजह से बारिश के समय में आपको पेड़ के नीचे खड़े होने से मना किया जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से वज्रपात की चपेट में आने से ये ताड़ का जो पेड़ है वो आग के गोले में तब्दील हो गया है। लोग काफी ज्यादा डर गए, लेकिन यहाँ पर किसी के हाथाहाथ की खबर नहीं है। ये बिल्कुल एक सिनेमैटिक वीडियो लग रहा है, लेकिन ये घटना घटी है। और ये बताते चले आपको बाढ़ का मामला है, जहां पर पेड़ पर ही आसमानी बिजली गिरने की वजह से यहां पर किस तरीके से आग लगी है आप देख सकते हैं। और अब बात करेंगे बिहार के मौसम की। जो आप देखिए बगहा में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। जंगल और पहाड़ों से घिरे दोनों क्षेत्र में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। वहीं जिले के अन्य हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा मौसम ठंडा हो चुका है। तेज हवा और बारिश के कारण
आम के मंजर को भी बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। किसानों ने जो फसल लगाया है उसको खासतौर पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और देखिए, पिछले दिनों से पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले दिनों जहां कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है, आंधी के कारण पेड़ गिरने से नुकसान पहुंचा है। अब मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट आप देखिए। में मौसम ने करवट बदली है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पिछले दिनों कई जिलों में लगभग 22 से 23 ऐसे जिले रहे जहां पे तेज बारिश हुई। आंधियां जो है वो जबरदस्त चली और जिसके कारण कई जगह पेड़ गिरे और काफी नुकसान भी हुआ है। मुजफ्फरपुर के सहित लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां पे ओलावृष्टि भी देखी गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार के 25 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि खासकर अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया 4 ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली के जिले हैं और बांका, जमुई और खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय के जो जिले हैं वहां के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर के। राजधानी अगर पटना की बात करें तो यहाँ पे सुबह से जो है बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे पूरे दिन बादल रहने की संभावना है और तेज बारिश आंधी के साथ यहाँ भी हो सकती है। आपको बता दें कि कई जगहों पर मौसम विभाग ने बताया है कि जहाँ पे आंधी चलने की संभावना है वहाँ पे लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। और खासकर ऐसे मौके पर जब तेज आंधी आए और बारिश हो तो वैसे समय पे लोगों को अपने घरों में रहने की चेतावनी दी गई है ताकि कोई नुकसान न पहुंचे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और खबर मिल रही है किशनगंज के ठाकुरगंज, दिघल बैंक, गलगलिया सहित कई इलाके में देखिए देर रात ओला बारिश से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के आम, लीची, मक्का और केले की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों ने कृषि विभाग से अब मदद की मांग की है। तेज आंधी और बारिश ने यहां पर किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा यहां पर जो किसानों ने मक्के लगाए थे, लीची लगाए थे और केले की फसलों को भी काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। और किसानों के लिए दोहरी मार है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। ये एक तरफ देखिए आप, किसानों के लिए ये बारिश जो है तबाही बनकर आई है और यहाँ पर फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसानों ने कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई है। और देखिए, दिल्ली से लेकर बिहार तक ईद उल फितर की धूम देखने को मिल रही है। पटना, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज, सासाराम और पूर्णिया समेत कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं मस्जिदों में उन्होंने नमाज अदा की है और नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी, बधाइयां दी। देश भर के साथ साथ देखिए बिहार में भी ये जो पर्व है काफी सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुलिस ने पूरी तैयारी की। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।